वन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए लक्ष्मीकांत के नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। आज चैप्टर नंबर 13 जो कि है फेडरल सिस्टम। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट को यूनिटरी एंड फेडरल, मतलब फेडरल टाइप में। बेसिकली क्या है, ये एक नेचर है रिलेशन का किस किस के बीच में, नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि कुल मिला के यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एक जो यूनियन गवर्नमेंट होती है इसके अंदर में क्या होता है कि जितनी भी पावर होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, ठीक। और अगर आप देखेंगे इफ़ अगर देखा जाए तो जब सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो वो उसी के हिसाब से सारा जितना भी मतलब स्टेट वगैरह उसके हिसाब से फंक्शन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका मतलब वो होता है कि जो पावर है वो डिवाइडेड होती है नेशनल गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में। रीजनल यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एक तरीके से। अब अगर आप देखते हैं तो ये दोनों तरीके के रेस्पेक्टिव फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सब में यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन सब में फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल मॉडल के अंदर में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन गवर्नमेंट के। एंड जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको जाना जाता है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से। जो स्पेसिफिक फीचर है फेडरल एंड यूनिटरी का वो आपको कंपैरिजन में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और जो टर्म फेडरेशन है वो आती है लैटिन वर्ड फोइडस से, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट। और जो फेडरेशन है वो एक न्यू स्टेट यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि फॉर्म हुआ था एक ट्रीटी और एग्रीमेंट से बिटवीन द वेरियस यूनिट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट के साथ एक तरीके से ट्रीटी करी गई, उनको अपने साथ मिलाया गया। और जो यूनिट है फेडरेशन की उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्टेट्स यूएस के अंदर में, कैंटोन स्विट्जरलैंड में, प्रोविंसेस कनाडा में, रिपब्लिक्स रशिया में। अब देखते हैं कंपैरिजन किस किस के बीच में, फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होती है जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो कि क्रिएट करती है रीजनल गवर्नमेंट्स को, ठीक। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। रिटन अगर आप देखेंगे तो फ्रांस के केस में, अनरिटन ब्रिटेन के। डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरल वाले में, नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट है इसमें। यूनिटरी में कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता, जितनी भी सारी पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। फेडरल वाले में सुप्रीमेसी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन यूनिटरी वाले में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जापान में और सुप्रीम नहीं है ब्रिटेन में। फेडरल में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड है फ्रांस के केस में, फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन के केस में। फेडरल में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और यूनिटरी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। फेडरल में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जस्ट लाइक जैसे राज्यसभा, लोकसभा स्टेट में होता है, मतलब एक तरीके से विधानसभा, विधान परिषद करके। यूनिटरी में लेजिस्लेचर बाइकैमरल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाइकैमरल है ब्रिटेन के केस में, यूनिकैमरल है चाइना के केस में। जो फेडरेशन है वो फॉर्म होती है दो तरीकों में, डेट इज़ कि एक तो इंटीग्रेशन के या बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहला जो केस है इसमें नंबर ऑफ मिलिट्री वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट जो होते हैं वो जितने भी होते हैं वो एक साथ आते हैं, फॉर्म करते हैं एक बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन, जस्ट लाइक जैसे यूएस में करा था। सेकंड केस में क्या होता है, जो बिग यूनिटरी स्टेट है वो कन्वर्ट होता है फेडरेशन में बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमी ग्रांट कर देते हैं अपने प्रोविंसेस को और प्रमोट करते हैं एक रीजनल इंटरेस्ट को, जैसे कि आपको कनाडा में देखने को मिल जाता है। यूएसजी की फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड में, ये फॉर्म हुआ था 1787 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1775 से 83 के बीच में। इसके अंदर में 50 स्टेट है, ओरिजिनली 13 स्टेट थे और इसको एज अ मॉडल ऑफ फेडरेशन देखा जाता है। और ये जो कैनेडियन फेडरेशन है वो कंप्राइज करता है 10 प्रोविंस, यानी कि 10 प्रोविंसेस। ओरिजिनली 4 प्रोविंस होते थे और ये क्वाइट ओल्ड है, जो कि मतलब हुआ तो 1867 में फॉर्म था, लेकिन हाँ यूएस से तो बाद में हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्री के अंदर में, जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने अडोप्ट करा था फेडरल सिस्टम को। दो कारण थे इसके, एक तो जो लार्ज साइज है कंट्री का, दूसरा क्या था कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। ये रियलाइज़ करते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है वो एंश्योर नॉट ओनली एंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी कि इसके मतलब इफेक्टिव एफिशिएंट गवर्नेंस होता है ये कंट्री का, बट ऑल्सो ये नेशनल यूनिटी को रिकनसाइल करके रखता है रीजनल ऑटोनॉमी से। हाउएवर जो टर्म है फेडरेशन वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में,
इंस्टीड यानी कि सिर्फ एक जगह आर्टिकल 1 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है वो एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग तो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट, वो रेफर्ड है फेडरेशन ऑफ स्टेट, जो कि दो चीज़ों को दिखाता है। यानी कि जो इंडियन फेडरेशन है वो रिजल्ट है एग्रीमेंट का, मतलब वो रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट्स का, जिस तरीके से अमेरिकन फेडरेशन है। यानी कि ये नहीं कि एग्रीमेंट करके ले आए कि हाँ चलो 50 साल तक एग्रीमेंट है, तुम हमारे साथ रहोगे, इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट्स के पास कोई भी राइट नहीं है हमारे यहाँ पे कि वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि मतलब जो यूनियन है हमारे यहाँ वो इंडस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक। जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो बेस्ड है कैनेडियन मॉडल पे, ना कि अमेरिकन मॉडल पे। जो कैनेडियन मॉडल है वो डिफर है थोड़ा सा अमेरिकन मॉडल से, और ये इस्टेब्लिश करता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर। और आप अगर देखेंगे तो इंडिया में भी सेंटर स्ट्रॉन्ग है। जो इंडियन फेडरेशन है वो रिसेंबल करता है कैनेडियन फेडरेशन फॉर्मेशन में भी, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये टर्म यूनियन जो है, जो कैनेडियन फेडरेशन है उसको भी यूनियन कहा जाता है। और ये सेंट्रलाइजिंग करने में टेंडेंसी, जो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है वो सेंटर में होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स। फेडरल फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो एक्सप्लेन है। सबसे पहली बात कि ड्यूअल पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश करता है ड्यूअल पॉलिटी, जो कि कंसिस्ट करता है यूनियन सेंटर में स्टेट, उसके बाद में आते हैं। और हर एक की सोवरेन पावर है, जो कि अपने अपने फील्ड में वो अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट डील करता है नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो कि देखता है रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे लाइक पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट इज़ नॉट ओनली रिटन डॉक्यूमेंट बट हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। ओरिजिनली इसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट में डिवाइडेड था, 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली 2019 में अगर देखा जाए तो ये प्रीएम्बल कंसिस्ट करता है 470 आर्टिकल है, डिवाइडेड है 25 पार्ट में, 12 शेड्यूल है। ये स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। प्रिस्क्राइब करता है लिमिट विद इन दे मस्ट ऑपरेट, और ये अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट दो लोगों के बीच में। ठीक। दो लोग, यूनियन एंड स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है पावर सेंटर एंड स्टेट के बीच में, जस्ट लाइक जैसे लिस्ट डिवाइड कर देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 7th शेड्यूल में दे रखा है। जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर में 98 सब्जेक्ट है, यानी कि कुल मिला के सब्जेक्ट डिसाइडेड है। यूनियन इन सब्जेक्ट पे काम करेगा, स्टेट इसमें कॉन्करेंट, यानी कि दोनों एक साथ कर सकते हैं, जो कि दोनों में से किसी के पास नहीं है। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में 59 है, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे। कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 47 है। जो सेंटर एंड स्टेट है वो लो बना सकते हैं सब्जेक्ट पे, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल का लो प्रिवेल करेगा, यानी कि दोनों ने कानून बना दिए हैं तो सेंट्रल का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। जो रेसिडियरी सब्जेक्ट है जो कि मेंशन नहीं है इनमें से किसी भी लिस्ट में, वो सारे सेंटर के पास होंगे। सुप्रीमेसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और हाईएस्ट लॉ है, और ये लॉ इनेक्ट करा गया था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके प्रोविजंस को इनेक्ट करा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये इनवैलिड भी करार दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। और जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, वो दोनों लेवल पे ऑपरेट करेगा जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना उसको प्रोवाइडेड है जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर है इस्टेब्लिश करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एज वेल एज सुप्रीमेसी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो मेंटेन करी जा सकती है। मतलब कैन वी मेंटेन इफ द मेथड ऑफ इट्स अमेंडमेंट इज रिजिड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारा जो वो रिजिड है एक्सटेंट, बट हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हैं। ठीक। लेकिन हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेंड करी जा सकती है, बट जॉइंट एक्शन होगा किसका, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो प्रोविजन है रिक्वायर करते हैं अमेंडमेंट, एक स्पेशल मेजोरिटी वगैरह, जो कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेंड हो सकता है, किस तरीके से नहीं। ओके। और कई बार अगर फेडरल नेचर को अगर आपको अमेंड करना है तो हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल भी जरूरी हो जाता है। ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन अब स्टेब्लिश करता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि हेड करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दो पर्पसेस से। पहला तो ये प्रोटेक्ट करता है सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करके। दूसरा ये सेटल करता है डिस्प्यूट सेंटर एंड स्टेट के बीच में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सारे मेजर्स भी लेते मतलब
काफ़ी सारे मेजर्स भी कंटेन करता है। सिक्योरिटी, एक तरीके से जजेस की कितनी मतलब एक तरीके से कब तक वो जजेस रह सकते हैं। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है जिससे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है। अब कल को ये तो ना, मतलब कल को ये नहीं हो कि कल को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जज का वो समझ में नहीं आया, मतलब उसके फैसले से एग्री नहीं है और उसको ही हटा दिया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है कि कब तक कौन जज रह सकता है, कब कैसे नहीं। बाइकैमरलिज्म में यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो कि कंसिस्ट करता है अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन, लेकिन जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। जो राज्यसभा है वो लेस पावरफुल चैम्बर है और उसको इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके चलता है। वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट स्टेट्स का अगर कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस होता है सेंटर का। तो यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो ज़्यादातर फेवर है सेंटर के हाथ में, और हाईली इनइक्विटेबल है, यानी कि अगर फेडरल एंगल से देखें, क्योंकि जो यूनियन लिस्ट है वो कंटेन करती है ज़्यादा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट है। सेकेंडली, जो मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में। तीसरा, ये जो सेंटर है वो ओवरराइडिंग अथॉरिटी है कॉन्करेंट लिस्ट पे। फाइनली, जो रेसिड्यूरी पावर है वो भी सारी सेंटर के हाथ में है। यूएस के अंदर, वाइल इन द यूएस ये सारी चीज़ें स्टेट्स के हाथ में है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है काफ़ी ज़्यादा सेंटर को। स्टेट्स जो कि इंडस्ट्रक्टेबल हैं, यानी कि अदर फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनके पास कोई भी राइट नहीं है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। यानी कि जो पार्लियामेंट है एक बाय यूनिलेटरल एक्सचेंज, वो यूनिलेटरल एक्शन वो चेंज कर सकता है एरिया बाउंड्रीज एंड नेम किसी भी स्टेट का, और इसमें ज़रूरत होती है सिंपल मेजोरिटी की, ना कि स्पेशल मेजोरिटी की। जो इंडियन फेडरेशन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। जो अमेरिकन फेडरेशन है दूसरी तरफ वो डिस्क्राइब करा जाता है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यानी कि अगर हम देखें तो हम तो नाम वाम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एरिया भी ऑल्टर कर सकते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूजुअली फेडरेशन में जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट बना सकते हैं इस सेंटर से, लेकिन इंडिया में कोई भी पावर नहीं है स्टेट्स के पास। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वही एप्लीकेबल होता है स्टेट्स पे भी, और जो सेंटर एंड स्टेट हैं वो ऑपरेट करेंगे सिंगल फ्रेम में। हालांकि एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर वाला, लेकिन अब तो वो भी हट गया है, जैसे ही आर्टिकल 370 और 35A आर्टिकल को हटाया गवर्नमेंट ने 2019 में। ओके, अब वहाँ पे भी भारत का कानून लागू होता है, वरना पहले उसका थोड़ा सा अलग था। वो एक ही केस था एक्सेप्शनल। फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो लेस रिजिड है, और जैसे अदर फेडरेशन में आप देखते हैं। और जो बल्क है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड करा जा सकता है यूनिलैटरल एक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट के, सिंपल मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी से। फर्दर जो पावर होती है इनिशिएट करने के अमेंडमेंट की वो सेंटर के हाथ में ही है, और जो यूएस है यूएस के अंडर में जो स्टेट है वो भी प्रपोज कर सकती हैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। कोई भी इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में पॉपुलेशन के बेसिस पे। जो मेंबरशिप है वो वेरी करती है 1 to 31, और यूएस के अंदर में क्या कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है रिप्रेजेंटेशन का अपर हाउस में, यानी कि 50 स्टेट हैं, यानी कि और 100 मेंबर हैं। हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर आएंगे, चाहे उनकी पॉपुलेशन कैसी भी है, ज़्यादा है कम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ ऐसा भी अगर हम कर दें, मान लीजिए कि गोवा से 2 मेंबर ले लेते हैं और उत्तर प्रदेश से भी 2 मेंबर ले लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये चीज़ें कई बार मतलब ऐसा लगेगा कि 2 मेंबर उत्तर प्रदेश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोवा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन वाइज देख लो आप। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट से 2-2 कर दिए, वो डिपेंड करता है मेरी पॉपुलेशन साइज़ पे। इमरजेंसी प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टिपुलेट करता है 3 तरीके की इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। और इमरजेंसी के समय पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बिकम ऑल पावरफुल, मतलब पूरी पावरफुल हो जाती है, स्टेट जो वो कंट्रोल में चले जाता है सेंटर के। ये कन्वर्ट कर देता है फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में, ठीक। और इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अदर किसी फेडरेशन में नहीं देखने को मिलता है आपको। सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो जैसे कि कनाडा वगैरह ने अडोप्ट कर रखा है सिंगल सिटीजनशिप, तो वैसे ही भारत में देखने को मिलता है।
ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और आपके भारत की अलग सिटीजनशिप है। ओके, और सबको सेम राइट मिले हुए होते हैं चाहे आप किसी भी स्टेट में पैदा हुए हैं। लेकिन जो फेडरल स्टेट जैसे कि यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें ड्यूअल सिटीजनशिप है, नेशनल की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश्ड है एज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो कि टॉप पे रहता है, स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसके नीचे रहते हैं। जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का वो एनफोर्स होता है वो करता है सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज। जो यूएस में दूसरी तरफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जहाँ पे फेडरल लॉज एनफोर्स करे जाते हैं फेडरल जुडिशरी के द्वारा एंड स्टेट लॉ स्टेट जुडिशरी के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विसेज अगर यूएस में देखें तो जो फेडरल गवर्नमेंट है एंड द स्टेट गवर्नमेंट है उनका सेपरेट पब्लिक सर्विसेज है। इंडिया जो कि ऑल्सो, यानी कि जो कि अगर इंडिया में देखें तो सेंट्रल एंड स्टेट उनके सेपरेट पब्लिक सर्विसेज भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस जो कि कॉमन है सेंटर एंड स्टेट में, और जो मेंबर्स हैं इन सर्विसेज के रिक्रूट करे जाते हैं सेंटर के द्वारा, और उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है इनके ऊपर, और ये जो सर्विसेज हैं वो वायलेट करते हैं प्रिंसिपल फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कुल मिला के सेंटर की तो जॉब है नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अब सेंटर के हाथ में रहती है सारी चीज़ें, है कि नहीं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, यानी कि जो कैग है वो ऑडिट करता है अकाउंट सेंट्रल के साथ साथ स्टेट का भी, और इसका जो अपॉइंटमेंट रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है, लेकिन कंसल्ट नहीं करा जाता स्टेट से। ये जो ऑफिस है वो रेस्ट्रिक्ट करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स की, और जो अमेरिकन कंट्रोलर जनरल है दूसरी तरफ उसका कोई रोल ही नहीं होता स्टेट के अकाउंट को ऑडिट करने में। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी स्टेट लिस्ट के ऊपर, इवन जो लिमिटेड स्फेयर जो अथॉरिटी है अलॉटेड है इनको, लेकिन स्टेट के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है। जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर है, वो लेजिस्लेट यानी कि कोई भी कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट पे भी, इफ अगर राज्यसभा पास करते एक रेजोल्यूशन नेशनल इंटरेस्ट में। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव जो है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिना अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को। नोटेबली ये मतलब दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड, यानी कि ये चीज़ भी तभी होती है जिस टाइम पे कोई इमरजेंसी हो। ऐसा नहीं कि कभी भी सेंटर मुंह उठा के कोई भी कानून बना दे, ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है जो कि अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, और अगर देखा जाए तो जो सेंटर है वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल इसके थ्रू स्टेट्स पे। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरी तरफ वो प्रोवाइड करता है एक इलेक्टेड हेड स्टेट के अंदर, और इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा कैनेडियन सिस्टम। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करता है इलेक्शन सेंट्रल के अलावा साथ साथ स्टेट में भी। ये जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और स्टेट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ये जो पोजीशन है ये मतलब विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर एज वेल, ठीक, मतलब ये जो चीज़ है रिमूवल में भी स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं होता है इनके मेंबर्स के। दूसरी तरफ यूएस का एक सेपरेट मशीनरीज है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए फेडरल एंड स्टेट लेवल पे। अब आप बोलेंगे सर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी तो होते हैं, तो वो सीएम के इलेक्शन नहीं कराते हैं, वो पंचायत लेवल के इलेक्शंस कराते हैं। लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई है वो सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन सब के इलेक्शन कराता है। तो कुल मिला के जो सीएम चुना जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के थ्रू ही होता है उसका इलेक्शन। वीटो है स्टेट बिल के ऊपर, यानी कि जो गवर्नर है वो एम्पावर्ड है कि वो रिजर्व कर सकता है सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स जो कि पास करे जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा मतलब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और जो प्रेसिडेंट है वो विद होल्ड कर सकता है अपनी असेंट इन विल पर, नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टांस लेकिन दूसरी बार में भी, यानी कि पहली बार में रोक दिया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आया बिल तो दोबारा में भी रोक देगा। जो प्रेसिडेंट है एंजॉय करता है एब्सोल्यूट वीटो, ना कि सस्पेंसिव वीटो। अभी इन वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे अभी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। स्टेट बिल के ऊपर इसके दोनों वीटो पावर होते हैं, लेकिन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेट है वो ऑटोनमस है इन फील्ड्स में, और कोई भी प्रोविज़न नहीं है इस तरीके का रिजर्वेशन से रिलेटेड कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रोका जा सकता। क्रिटिकल इवैल्यूएशन फेडरल सिस्टम का, ऊपर से एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डेविएटेड है ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम से, जैसे कि यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और इनकॉर्पोरेट करता है एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स जो कि टिल्टिंग है बैलेंस ऑफ पावर की तरफ इन फेवर ऑफ द सेंटर।
लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो चैलेंज करते हैं इस फेडरल करेक्टर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। केसी जो है वो बोलते हैं कि वो डिस्क्राइब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एज अ क्वासी फेडरल। ये रिमार्क करते हैं इंडियन यूनियन जो है कि वो यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रेदर देन ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। अगर के सांथनाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो फैक्टर हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल इंक्रीज करने में यूनिटरी वाइसनेस, यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो है, मतलब सारी पावर सेंटर के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये क्या है? डोमिनेंस है सेंटर का फाइनेंशियल स्फेयर में, डिपेंडेंस है स्टेट्स की सेंट्रल के ग्रांट्स पे यानी कि पैसों के ऊपर। इमरजेंस जो है वो पावरफुल है, मतलब इमरजेंस जो है वो पावरफुल अर्स वाइल जो प्लानिंग कमीशन है कंट्रोल करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टेट में। इन्होंने ये ऑब्जर्व करा इंडिया जो प्रैक्टिकली फंक्शन करता है एज अ यूनिटरी स्टेट यूनियन के थ्रू, और जो स्टेट है वो ट्राई करते हैं फंक्शन करना फॉर्मली एंड लीगली एज अ फेडरेशन। हाउएवर जो कुछ अदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो एग्री नहीं करते हैं अबाउट डिस्क्रिप्शन से। जो पॉल एप्ली भी हैं वो करेक्टराइज करते हैं इंडियन सिस्टम को एज एक्सट्रीमली फेडरल। मॉरिस जोन्स जो कि टर्म करते हैं ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। आइवर जेनिंग्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं ये एक फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल है, यूनिक सेफ गार्ड है एनफोर्स करने के लिए नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। अलेक्जेंड्रोविक जो कि स्टेट करते हैं इंडिया जो वो एक इज़ अ केस सुई जेनेरिसिस, यानी कि यूनिक है करेक्टर इसका। ग्रेवन ऑस्टिल बोलते हैं इंडियन फेडरलिज्म एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और ये भी बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो क्रिएट करता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये नहीं बनाता स्टेट गवर्नमेंट को वीक एंड रिड्यूस नहीं करता इन मतलब एंड हैज़ नॉट रिड्यूस दैम टू लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे चीज़ों को। ये डिस्क्राइब करता है इंडियन फेडरेशन एक न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन है जो कि मेट करता है इंडिया की पेक्युलर नीड इस समय की। जो नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो ऑब्जर्वेशन बताते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये इस्टेब्लिश करता है एक ड्यूअल पॉलिटी। यूनियन जो है वो लीग ऑफ स्टेट नहीं है, यूनाइटेड इन अ लूज रिलेशनशिप, nor over the state the agencies of the union deriving power from it. Both the union and state are created by the constitution, both derive their respective authority from the constitution। यानी कि ऐसा नहीं है कोई एक दूसरे से पावर ले रहा है, स्टेट सेंटर से, सेंटर स्टेट से नहीं, ये दोनों को पावर ड्राइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। वो आगे फिर ऑब्जर्व करते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अवॉइड करता है द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म एंड कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फेडरल के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं फेडरलिज्म को, मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता इस तरीके से मोल्ड करने का फेडरलिज्म को, ठीक। बाकी अगर एज सच टाइम टू टाइम जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो अलग चीज़ है, ठीक। लेकिन वो रिप्लाई करते हैं इस ओवर सेंट्रलाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्टेट करते हैं कि एक सीरियस कंप्लेन है जो कि अ सीरियस कंप्लेंट इज मेड ऑन द ग्राउंडेड it is too much centralization and the state have been reduced to municipalities. It is clear that this view is not only an exaggeration but is also founded on misunderstanding of what exactly the constitution contravenes to do. As to the relations between the center and the state, it is necessary to bear in mind that the fundamental principle on which it rests, the basic principle of the federalism, is that legislative and executive authority is partitioned by between the center and the state, not by any law to be made by the center, by the constitution itself. This is what constitution does। दे मतलब कुल मिला के पहले यहाँ तक बता देते हैं कि ये बोलते हैं कि चलो इतना बताया जाता है कि ये जो पावर है वो सेंट्रलाइजेशन पावर है एक तरीके से, लेकिन ये चीज़ को मिसअंडरस्टूड करा जाता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। हालांकि ये जो दोनों अथॉरिटी हैं ये सारी पावर अपने ड्राइव करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही, और यही कॉन्स्टिट्यूशन करना भी चाहता है कि ये दोनों अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही लें। और जो स्टेट हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं सेंटर पे अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए, ठीक। और जो स्टेट्स हैं एंड सेंटर है वो को इक्वल है इस मैटर में। ये डिफ़िकल्ट होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी हाउ सच अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड सेंट्रलिज्म, मतलब कि लोग कैसे देख सकते हैं इसको एज अ सेंट्रलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफ़िकल्ट हो सकता है ऐसा देखना,
क्यों? और इस तरीके का बोलना कि सेंटर के हाथ में ही ज़्यादा पावर है, क्योंकि सेंटर कैन नॉट बाय इट्स ओन विल ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ दिस पार्टीशन नॉर कैन द जुडिशरी, यानी कि ना सेंटर अपनी बाउंड्री को बढ़ा सकता है और ना ही जुडिशरी। ठीक, तो इस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं? बोमई केस हुआ था 1984 के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल एंड करेक्टराइज्ड है। फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक फीचर, अब आप देख लो, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिक फीचर बोलते हैं, और बेसिक फीचर को ऑल्टर नहीं करा जा सकता है। तो इट ऑब्जर्व कि जो फैक्ट है, अंडर द स्कीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड upon the center. The state does not mean that the states are mere appendages of the center. The states have an independent constitutional existence. They are not satellite or agent of the center. Within the sphere allotted to them, the states are supreme. The fact that during emergency and in certain other eventualities their power are overridden or invaded by the center is not destructive of the essential feature of the constitution. मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि सेंटर से ही ये भी पावर ड्राइव कर रहे हैं। बोमई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये इस तरीके से भी नहीं है कि ये जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के एक एजेंट का काम कर रहे हैं, नहीं। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि कुछ केसेस में, इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस में, सेंटर जो है वो ओवरराइड कर देता है अपनी पावर को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया है जो एक इसेंशियल फीचर है फेडरलिज्म का, उसका। ये कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक। और एक्सेप्शंस आर नॉट अ रूल, दे आर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस आर नॉट अ रूल। तो इस चीज़ को समझना होगा, दे आर एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन आर नॉट अ रूल। लेट इट बी सेड दैट जो फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन प्रिंसिपल द आउटकम ऑफ आवर ओन प्रोसेस एंड रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। ओके, मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो यार, उसने बेसिक फीचर भी बता दिया एक तरीके से जो है फेडरलिज्म, और प्लस ये कुछ ही एक सर्कमस्टांसिस हैं ड्यू टू जस्ट लाइक कि अगर इमरजेंसी लगती है तो उस समय पे कुछ पावर सेंटर अपने हाथ में ले लेता है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट मतलब नहीं है इस चीज़ का कि हाँ भाई, कि ये जो स्टेट की पावर उन्होंने छीन ली है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग एम्बिट है। इनफैक्ट जो फेडरलिज्म इंडिया में रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फॉलोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट कंसिडरेशन। नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर जो है, अंडर विच जो स्टेट है वो एंजॉय करता है ऑटोनॉमी अपने स्फीयर में, और जो नीड होती है नेशनल इंटीग्रिटी की एंड ए स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट की, वो अंडरमाइन करता है, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, ठीक, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। जो फॉलोइंग ट्रेंड है इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्टेड फेडरल स्पिरिट। फेडरल स्पिरिट कैसे आपको देखने को मिली? जैसे कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था बिटवीन स्टेट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर बेलगांव, सॉरी बेल्जियम बोल रहे हैं, जो डिस्प्यूट था स्टेट का ओवर शेयरिंग वाटर बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इन इस तरीके के जो आपको केसेस देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल वे में कई बार वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है। आपको रिवर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, क्रिएशन होता है न्यू स्टेट्स का, या डिमांड देखने को मिल जाती है मोर फाइनेंशियल ग्रांट की सेंटर से। तो उन सारे केसेस में थोड़े से कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, या नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। ओके, आई होप आपको फेडरल सिस्टम समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, चैप्टर नंबर 14। और अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डाउट रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन इफ़ अगर आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में फिर भी अपना डाउट लिख दीजिएगा, हम कमेंट में ही आपको आंसर कर देंगे। ओके, एंड आप बाकी इसके अंदर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी, स्पेक्ट्रम की, GC लियोन की, CSET की, लूसेंट की, इन सारी चीज़ों की। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।